भाषा सीखना अक्सर किसी जादुई खेल की तरह लग सकता है। एक ऐसा खेल जहां नियम तो होते हैं, लेकिन कभी-कभी लगता है कि शब्द अपनी मर्जी से रूप बदल रहे हैं। बिल्कुल। और जब कोई नई भाषा में कदम रखता है ना, तो सबसे ज्यादा भ्रम यहीं पैदा होता है। हाँ, मतलब कल्पना कीजिए, एक ही इंसान है, लेकिन जब वो ऑफिस जाता है तो बिल्कुल अलग कपड़े पहनता है, फिर दोस्तों के साथ होता है तो उसका रूप कुछ और होता है ना? एकदम सही। और किसी नई भाषा को सीखते समय शब्दों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लोग डिक्शनरी से एक मूल शब्द रट लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो शब्द किसी असली वाक्य में उतरता है। वो पूरी तरह से बदल जाता है। और अगर खास तौर पर मराठी की बात करें, तो जो भी व्यक्ति ये भाषा सीखना शुरू करता है, उसका सामना इस उलझन से जरूर होता है। मराठी के मामले में ये बहुत आम बात है। देखिए, डिक्शनरी बताती है कि लड़का को मराठी में मुलगा कहते हैं, हम्म, लेकिन जब कोई मराठी की किताब पढ़ता है या किसी को बात करते हुए सुनता है, तो अचानक वो मुलगा मुलाला बन जाता है। हाँ। या फिर कभी कभी मुलाने बन जाता है। बिल्कुल। कभी मुलाने तो कभी मुलाचा या मुलावर सुनाई देता है। तो एक नया सीखने वाला इंसान तो यही सोचेगा कि आखिर ये चल क्या रहा है? क्या हर एक शब्द के इन बीसियों रूपों को अलग-अलग रटना पड़ेगा? और ये घबराहट बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा यानी हमारी इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य इसी घबराहट को दूर करना है। तो हम आज मराठी के इस जादू को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि इन अलग-अलग रूपों को बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। मराठी व्याकरण कोई बेतरतीब भूल-भुलैया नहीं है। अच्छा, तो क्या इसके पीछे कोई खास पैटर्न है? हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक, वैज्ञानिक और मजबूत ढांचा है। एक बार अगर उस पैटर्न को समझ लिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति हजारों नए शब्द खुद ब खुद बना सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। तो आज हम इसी पैटर्न पर गहराई से बात करेंगे, लेकिन व्याकरण के भारी भरकम नियमों में जाने से पहले मैं यहाँ हमारे स्रोतों में दी गई एक बहुत ही दिलचस्प बात पर ध्यान खींचना चाहूंगी। हाँ, बताइए। स्रोतों के अनुसार मराठी में शब्दों के रूप बदलने का ये पूरा खेल सिर्फ नियमों का नहीं है, बल्कि साउंड फ्लो यानी ध्वनि के प्रवाह का है। मतलब बोलने में रुकावट ना आए, इसलिए शब्द अपना रूप बदलते हैं। ये बहुत ही अहम बिंदु पकड़ा है आपने। और सच कहूं तो पूरी मराठी भाषा की नींव इसी पर टिकी है। इसे ध्वन्यात्मक सुंदरता कह सकते हैं। तो मतलब नियम भाषा को मुश्किल बनाने के लिए नहीं बने हैं। बिल्कुल नहीं। कोई भी नियम इंसान को परेशान करने के लिए नहीं बना है, बल्कि जुबान की सहूलियत के लिए विकसित हुआ है। सोचिए, अगर हम झाड़, जिसका मतलब पेड़ होता है, उस पर वर यानी पर प्रत्यय सीधे लगा दें, तो शब्द बनेगा झाड़वर। जरा इसे बोलकर देखिए। झाड़ावर। हाँ, जीभ को थोड़ा रुकना पड़ता है। ड और व आपस में टकरा रहे हैं, एक हल्का सा ब्रेक लगता है बोलने में। यही बात है, दो व्यंजन सीधे टकरा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे झाड़ावार बोलें, तो कैसा लगता है? झाड़ावर, अरे ये तो बहुत ही स्मूथ है, जैसे शब्द फिसलते हुए बाहर आ रहे हो। इसमें एक लय है। बस यही कारण है कि मराठी में कोई भी प्रत्यय या कारक, जैसे ने, ला, सीधे मूल शब्द पर नहीं जुड़ता। प्रत्यय जुड़ने से ठीक पहले मूल शब्द का रूप थोड़ा बदल जाता है, ताकि ध्वनि का ये प्रवाह बना रहे। अच्छा, तो इसी को व्याकरण में वो सामान्य रूप कहते हैं। एकदम सही। व्याकरण की भाषा में इस बदले हुए रूप को सामान्य रूप या अंग्रेजी में ओब्लिक फॉर्म कहते हैं। इसे समझने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही शानदार एनालॉजी दी गई है। मैं इसे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूंगी। इसे हम पार्टी जैकेट एनालॉजी कह सकते हैं। हाँ, वो एनालॉजी बहुत ही सटीक है। तो कल्पना कीजिए कि गांव, जिसका मतलब गांव है, वो एक लड़का है। वो अभी अपने घर के आरामदायक कपड़े पहने हुए है। ये उसका डिक्शनरी वाला रूप है, यानी मूल शब्द। ठीक है, घर के कपड़े पहने उसने। अब उसे बाहर एक पार्टी में जाना है, जहां उसे त नाम की एक जैकेट पहननी है। त का मतलब मराठी में होता है में, लेकिन यह त नाम की जैकेट उसे सीधे फिट नहीं आती। अगर वो गावत पहनेगा तो फिटिंग अजीब लगेगी। बिल्कुल, बोलने में वो झाड़वर जैसी ही रुकावट आएगी। हाँ, इसलिए उस लड़के को पहले अपने घर के कपड़े बदलकर पार्टी के कपड़े पहनने पड़ते हैं। जब वो पार्टी के कपड़े पहनता है तो गांव बदलकर गावा बन जाता है। और यही गावा उसका सामान्य रूप है। बिल्कुल। अब इस गावा रूप पर वो त वाली जैकेट एकदम परफेक्ट फिट हो जाती है और शब्द आसानी से बन जाता है गावत, यानी गांव में।
ये एनालॉजी इस पूरी प्रक्रिया को शीशे की तरह साफ कर देती है। सामान्य रूप वास्तव में फेविकोल की तरह काम करता है। फेविकोल की तरह? वो कैसे? मतलब ये शब्द की सतह को तैयार करता है, उसे थोड़ा खुरदरा बनाता है, ताकि जो प्रत्यय है वो उस पर अच्छे से चिपक सकें और बोलते समय कोई रुकावट ना आए। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। तो अब मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि ये पार्टी के कपड़े पहनने के नियम क्या हैं? कोई नया सीखने वाला कैसे तय करेगा कि किसी मूल शब्द का सामान्य रूप क्या होगा? क्या हर एक शब्द के लिए अलग नियम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि मूल शब्द के अंत में कौन सी ध्वनि आ रही है। अगर हम कुछ बुनियादी पैटर्न्स को समझ लें तो 90% शब्दों का सामान्य रूप आसानी से बनाया जा सकता है। अच्छा, तो चलिए फिर उन पैटर्न्स को समझते हैं। सबसे आम पैटर्न कौन सा है? सबसे आम पैटर्न से ही शुरू करते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि होती है वे अक्सर सामान्य रूप में आ बन जाते हैं। तो जैसे हाथ मतलब हाथ, इसमें अंत में अ की ध्वनि छिपी है, तो इसका सामान्य रूप हाथा बन जाएगा। बिल्कुल। और अगर इसमें मुझे त वाली जैकेट पहनानी हो तो ये हातात यानी हाथ में हो जाएगा, है ना? एकदम परफेक्ट। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं जो अक्सर पुल्लिंगी यानी मैस्कुलिन शब्दों में देखा जाता है। अगर कोई पुल्लिंगी शब्द आ की ध्वनि पर खत्म होता है तो वो या बन जाता है। या बन जाता है। कोई उदाहरण? जैसे घोड़ा शब्द ले लीजिए, वो सामान्य रूप में घोड़िया बन जाता है। एक मिनट रुको। अगर घोड़ा घोड़िया बनता है और जो हमारा शुरुआती उदाहरण था मुल्गा, वो भी तो आ पर खत्म हो रहा है, तो क्या वो मुल्गिया बनेगा? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और यहाँ पर नया सीखने वाले अक्सर गलती करते हैं। तो मुल्गिया गलत है? हाँ, मुल्गा का सामान्य रूप मूला होता है, उसमें से ग ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, तो ग गायब ही हो गया। हाँ, देखिए, भाषा में कुछ शब्द अपने ऐतिहासिक विकास के कारण थोड़े अलग तरीके से ढलते हैं, लेकिन ज्यादातर आ से अंत होने वाले शब्द या में ही बदलते हैं। तो मुल्गा अपवाद के तौर पर मुला बनेगा और फिर उसमें प्रत्यय जुड़ेगा। समझ गई। यानी मुल्गा ने पार्टी के कपड़े पहने तो वो मुला बन गया और फिर उस पर ला की डैके चढ़ी तो वो मुलाला हो गया। ये तो सच में गणित की किसी फॉर्मूले की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। और स्त्रीलिंगी यानी फेमिनिन शब्दों का क्या? क्या उनके नखरे थोड़े अलग होते हैं? हाँ, थोड़े अलग तो होते हैं। अगर कोई स्त्रीलिंगी शब्द ई पर खत्म होता है तो अक्सर वो वैसा ही लेता है या फिर ये बन जाता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। हाँ, उदाहरण के लिए गाड़ी शब्द गाड़ी ही रहता है, इसलिए अगर कहना हो गाड़ी में तो वो गाड़ी थी रहेगा। लेकिन नदी शब्द कभी कभी नद्य का रूप ले लेता है। तो नदी का नद्य हो गया। और जो स्त्रीलिंगी शब्द आ पर खत्म होते हैं, जैसे शाला, जिसका मतलब स्कूल होता है, वे शब्द सामान्य रूप में ए बन जाते हैं, तो शाला बन जाएगा शाळे। ओहो। तो इसीलिए स्कूल में कहने के लिए शाला और त मिलकर शाळेत बनते हैं, शालात नहीं कहते। बिल्कुल, क्योंकि शाळेत बोलने में ज्यादा स्मूथ है। और एक आखिरी अहम नियम है ऊ का। ऊ से खत्म होने वाले शब्द, हाँ, ऊ से अंत होने वाले शब्द अक्सर वा बन जाते हैं। जैसे भाऊ, जिसका मतलब भाई है, वो भावा बन जाएगा। तो ये ढांचा तो बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर देता है। अब मैं समझ गई कि मूल शब्द ने अपने पार्टी के कपड़े पहन लिए हैं, यानी सामान्य रूप ले लिया है। सही कहा। अब बात करते हैं उन जैकेट्स की, यानी प्रत्ययों की। वाक्य के अर्थ के अनुसार उस पर कौन सा प्रत्यय लगेगा? और यहीं से हमारी चर्चा उन प्रत्ययों की गहराई में प्रवेश करती है जिन्हें व्याकरण की भाषा में विभक्ति कहते हैं। विभक्ति नाम तो थोड़ा भारी भरकम लग रहा है। हाँ, लेकिन विभक्ति ही वो धागा है जो शब्दों को आपस में जोड़कर वाक्य को एक स्पष्ट अर्थ देता है। तो क्या व्याकरण की उन भारी भरकम तृतीया या पंचमी जैसी शर्तों और नामों से डरने की जरूरत है, या हम इसे इसके काम के हिसाब से समझ सकते हैं? उन नामों से बिल्कुल नहीं डरना है, हम उन्हें उनके काम के हिसाब से ही डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रत्यय की जिसका अर्थ हिंदी के को या के लिए जैसा होता है। ठीक है। व्याकरण में से द्वितीया या चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही हो तो सबसे ज्यादा ला का प्रयोग होता है। जैसे मुलाला यानी लड़के को, या घराला मतलब घर को। समझ गई। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही व्यावहारिक परेशानी सामने रखना चाहूंगी जो अक्सर सीखने वालों को आती है। हाँ, बताइए। जो नोट्स और पुरानी किताबें होती हैं उनमें अक्सर ला के साथ साथ स का भी जिक्र होता है, जैसे रामास।
और बहुवचन के लिए ना के साथ ते का भी जिक्र मिलता है, जैसे देवांते। ये कंफ्यूजन बहुत आम है। हाँ, तो अब जो व्यक्ति नई नई मराठी सीख रहा है वो तो ये देखकर ही चकरा जाएगा कि उसे ला इस्तेमाल करना है या स। ये सच में एक बहुत बड़ी उलझन है और इसका स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। बात यह है कि जो भी लोग आधुनिक बोलचाल की मराठी सीखना चाहते हैं, उन्हें स और ते के बारे में बिल्कुल भूल जाना चाहिए। भूल जाना चाहिए? मतलब इनका कोई काम ही नहीं है? आम बोलचाल में बिल्कुल नहीं। 99% समय केवल ला और बहुवचन के लिए ना का ही उपयोग होता है। स और ते का प्रयोग बहुत ही सीमित है। अच्छा, तो इनका इस्तेमाल होता कहाँ है फिर? ये केवल पुरानी किताबों, काव्यात्मक भाषा या बहुत ही औपचारिक सरकारी पत्रों तक ही सीमित है। आज के समय में सड़क पर या ऑफिस में कोई रामास नहीं कहता, लोग रामाला ही कहते हैं। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। बिना वजह के व्याकरण के बोझ से आजादी मिल गई, तो सीखने वालों को सिर्फ ला और ना पर ही फोकस करना है। एकदम सही। चलिए, अब अगले प्रत्यय पर चलते हैं। अगर मुझे से या के द्वारा कहना हो, जैसे किसी साधन या इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना हो, उसके लिए ने प्रत्यय लगता है, जिसे तृतीया विभक्ति कहा जाता है। तो अगर मुझे कहना हो कि मैंने हाथ से काम किया, तो हाथ का सामान्य रूप बनेगा हाथा। हाँ। और उस पे लगेगा ने, यानी हाथा ने। बिल्कुल। और पेन से लिखा तो पेनाने। अरे वाह, ये तो आसान है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। से का एक और मतलब भी होता है हिंदी में। हाँ, एक से तो साधन जोड़ने वाला हो गया, जैसे हाथ से। और दूसरा से अलग होने या जगह बताने वाला होता है, जैसे घर से बाहर आया या पुणे से आया। इसके लिए मराठी में अलग प्रत्यय हैं। अच्छा, तो अलग होने वाले से के लिए क्या इस्तेमाल होता है? इसके लिए दो प्रत्यय हैं, तून और खून। जब किसी चीज के अंदर से बाहर आना हो तो तून लगता है। तून। तो जैसे अगर घर के अंदर से बाहर आना हो तो घरातून। एकदम परफेक्ट। घरातून यानी घर से। और खून का प्रयोग कहाँ होता है? खून का इस्तेमाल तब होता है जब किसी जगह से आने की बात हो या फिर तुलना करनी हो, जैसे पुण्याहून मतलब पुणे से। अच्छा, और तुलना के लिए भी? हाँ, अगर कहना हो कि राम श्याम से बड़ा है तो वहां भी श्याम के आगे हून लगेगा। ये बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। तून मतलब अंदर से बाहर और हून मतलब किसी जगह से या फिर तुलना करने के लिए। बिल्कुल। और अगर मुझे जगह या समय बताना हो, जैसे में या पर। ये सबसे आसान और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रत्ययों में से एक है। इसका प्रत्यय है त, जिसे सप्तमी विभक्ति कहते हैं। तो जैसे हमने पहले देखा था, शाळा का सामान्य रूप हुआ शाळे और त लगकर हो गया शाळेत यानी स्कूल में। सही। और पानी बन गया पाण्या और त लगकर हो गया पाण्यात यानी पानी में। इन सभी प्रत्ययों में एक बहुत ही साफ और स्पष्ट नियम दिखता है। जो भी जोड़ना है सीधा सामान्य रूप बनाओ और उस पे लगा दो। हाँ, ज्यादातर तो यही होता है। लेकिन स्रोतों को गहराई से देखने पर मुझे एक प्रत्यय थोड़ा अजीब लगा। उसका स्वभाव मुझे एक मैचिंग आउटफिट की तरह लगा, जिसे व्याकरण में षष्ठी विभक्ति कहते हैं। हाँ, षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक, जो अधिकार या पोजेशन बताता है। मतलब का, की, के। बिल्कुल। इसके 3 प्रत्यय हैं, चा, ची और चे। और आपने बिल्कुल सही कहा, इसका नियम बाकी सबसे थोड़ा अलग है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो ये चाची चे कैसे तय होता है? कोई कैसे डिसाइड करेगा कि कब क्या लगाना है? मान लीजिए लड़का यानी मुलगा मालिक है, उसका सामान्य रूप तो हुआ मुला। अब अगर मुझे कहना है लड़के का कुत्ता, तो मैं क्या लगाऊंगी? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग मालिक के जेंडर के हिसाब से प्रत्यय चुनने लगते हैं। लेकिन नियम यह है कि प्रत्यय का चुनाव मालिक के लिंग पर नहीं, बल्कि उस वस्तु के लिंग पर निर्भर करता है जिस पर अधिकार जताया जा रहा है। 1 मिनट, मतलब प्रत्यय को मालिक से नहीं बल्कि वस्तु से मैच करना है। बिल्कुल। इसे आपके ही उदाहरण से समझते हैं। कुत्ता, जिसे मराठी में कुतरा कहते हैं, वो एक पुल्लिंगी शब्द है। ठीक है। इसलिए प्रत्यय भी पुल्लिंगी लगेगा, यानी चा। तो ये बनेगा मुलाचा कुत्रा, जिसका मतलब है लड़के का कुत्ता। अच्छा, और अगर वो वस्तु स्त्रीलिंगी हो तो, जैसे गाड़ी? तो प्रत्यय बदलकर ची हो जाएगा, मुलाची गाड़ी यानी लड़के की गाड़ी। और अगर कोई नपुंसक लिंगी यानी न्यूटा वस्तु हो, जैसे घर? तब प्रत्यय चे लगेगा, मुलाचे घर यानी लड़के का घर। अरे वाह! यहाँ पर जो भी श्रोता हिंदी बोलते या समझते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। ये नियम तो बिल्कुल भी नया या डरावना नहीं है। वो कैसे? क्योंकि हिंदी में भी हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जरा सोचिए, हम हिंदी में कहते हैं लड़के का कुत्ता, लड़के की गाड़ी और लड़के का घर।
हिंदी में जो का, की, के है वो लड़के के हिसाब से तो नहीं बदल रहा है ना। हाँ, बात तो सही है। वो आगे आने वाले शब्द कुत्ता, गाड़ी या घर के हिसाब से बदल रहा है। मराठी का चा, ची, चे बिल्कुल हिंदी के इसी नियम की कार्बन कॉपी की तरह काम करता है। ये बहुत ही शानदार कनेक्शन पकड़ा है आपने। जब कोई नई भाषा सीखता है तो ऐसे पैटर्न ढूंढना उसके सीखने की गति को बहुत तेज कर देता है। अचानक से एक अनजान नियम बहुत ही अपना और जाना पहचाना लगने लगता है। बिल्कुल। तो चलिए, हमने एक वचन यानी सिंगुलर शब्दों के नियम पूरी तरह से डिकोड कर लिए हैं। लेकिन असल जिंदगी में हमेशा एक ही व्यक्ति या वस्तु तो नहीं होती। हाँ, बहुवचन की जरूरत तो पड़ती है। वही तो, जब एक से अधिक लोग या वस्तुएं हों, यानी जब प्लूरल की बात हो रही हो, तो ये सामान्य रूप और प्रत्यय का खेल कैसे बदलता है? यहीं पर बहुवचन का एक बहुत ही जादुई नियम काम आता है। बहुवचन बनाने का एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और वो जादुई नियम क्या है? जब भी किसी बहुवचन शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है तो सामान्य रूप के आखिरी अक्षर पर एक बिंदु लगाना अनिवार्य होता है। व्याकरण में इसे अनुस्वार कहते हैं। सिर्फ एक बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है? हाँ, देखने में वो सिर्फ एक बिंदु है, लेकिन बोलते समय वो न की ध्वनि देता है। और कई बार यही एक बिंदु एक वचन और बहुवचन के बीच का सबसे बड़ा और एकमात्र फर्क होता है। अगर ये बिंदु भूल गया तो पूरे वाक्य का मतलब बदल सकता है। इसके कुछ उदाहरण देकर इसे और स्पष्ट करते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। एक वचन में हम कहेंगे मुलाला, यानी लड़के को, लेकिन बहुवचन में ला से ठीक पहले मुला के ला के ऊपर वो जादुई बिंदु आ जाएगा और ये हो जाएगा मुलाना, यानी लड़कों को। अच्छा, तो मुलाला का मुल्लाना हो गया। और अगर सप्तमी विभक्ति का त प्रत्यय हो, मतलब में या पर? एक वचन में हम कहेंगे घरात, यानी घर में। बहुवचन में रा के ऊपर अनुस्वार आ जाएगा और ये बन जाएगा घरांत, मतलब घरों में। और तृतीया विभक्ति का ने, जिसका मतलब से था? हाथाने, यानी एक हाथ से, वो बन जाएगा हाथानी, मतलब दोनों या कई हाथों से। यहाँ ता पर अनुस्वार लग गया और ने नी में बदल गया। ये तो काफी लॉजिकल है। और जब किसी को आवाज लगानी हो, बुलाना हो, जिसे हम संबोधन कहते हैं। संबोधन भी हमेशा इसी बहुवचन नियम का पालन करते हुए नो प्रत्यय लेता है। जैसे मुलानो, यानी हे बच्चों। ये अनुस्वार वाला नियम तो सच में बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा और गहराई में जाना चाहूंगी। बिल्कुल, पूछे। क्या हमेशा सिर्फ मूल शब्द के सामान्य रूप पर अनुस्वार लगाने से ही काम चल जाता है, या कभी-कभी बहुवचन में बेस या जो मूल ढांचा है वही बदल जाता है? ये एक बहुत ही पैनी नजर वाला सवाल है और इसके लिए एक प्रो टिप हमेशा याद रखनी चाहिए कि विशेष रूप से स्त्रीलिंगी शब्दों में बहुवचन का बेस बदल सकता है। बेस बदल सकता है? इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए पिशवी शब्द लेते हैं, जिसका अर्थ है बैग या थैली। एक वचन में इसका बेस पिशवी ही रहता है, इसलिए अगर कहना हो बैग में तो कहेंगे पिशवीत। ठीक है, पिशवी प्लस त बराबर पिशवीत। लेकिन बहुवचन में पिशवी का बहुवचन रूप ही पिशव्या होता है, इसलिए जब हम बहुवचन में प्रत्यय लगाएंगे तो बेस भी पिशव्या हो जाएगा। अच्छा, तो अगर कहना हो बैगों में तो वो पिशव्यंत नहीं होगा, बल्कि पिशव्यांत होगा। अरे वाह, पिशव्यांत! ये सच में एक मास्टर लेवल की टिप है। तो मतलब पहले शब्द को उसके बहुवचन के रूप में ढालना है और फिर उस पर अनुस्वार और प्रत्यय लगाना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने क्या पाया? मराठी शब्द निर्माण का एक पूरा मास्टर फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है। और वो मास्टर फॉर्मूला आप श्रोताओं को कैसे समझाएंगी? फॉर्मूला बहुत सीधा है। सबसे पहले हाँ, मूल शब्द लीजिए, ठीक है। उसे उसके सामान्य रूप यानी उस पार्टी जैकेट वाले रूप में बदलिए। हाँ, अगर वो बहुवचन है तो उस पर अनुस्वार यानी बिंदु लगाइए और अंत में वाक्य के अनुसार सही विभक्ति प्रत्यय जोड़ दीजिए। एकदम। और लीजिए, आपका नया शब्द तैयार है। जैसे झाड़ यानी पेड़, उसका सामान्य रूप हुआ झाड़ा। हाँ, और अगर बहुवचन में पर प्रत्यय लगाना है तो वो बन जाएगा झाड़ानवर। है ना आसान? बिल्कुल। एक बार जब ये फॉर्मूला किसी के दिमाग में बैठ जाए ना, तो कोई भी नया मराठी शब्द देखकर घबराहट नहीं होगी। इसे देखते ही कोई भी तुरंत डिकोड कर लेगा कि मूल शब्द क्या था और उसमें क्या जोड़ा गया है। और इस पूरी व्यवस्था को देखकर चर्चा के अंत में
मुझे वही साउंड फ्लो वाला विचार फिर से याद आ रहा है जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, ध्वनि का प्रवाह। अगर इस सामान्य रूप के नियम को ध्यान से देखा जाए तो ये कोई थोपा हुआ व्याकरण का नियम नहीं लगता। ये तो भाषा को तेजी से, सुचारू रूप से और बिना अटके बोलने में मदद करने के लिए हुआ एक प्राकृतिक विकास लगता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। भाषा ना नदियों की तरह होती है, जो हमेशा अपने बहने का सबसे आसान और सुरीला रास्ता ढूंढ ही लेती है। क्या बात है। तो जो भी भाषा प्रेमी या नए सीखने वाले इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए यह एक विचारणीय बात है। अगली बार जब भी आप किसी को मराठी बोलते सुने तो सिर्फ शब्दों का अर्थ मत ढूंढिएगा, तो फिर क्या ढूंढे? और प्रवाह को महसूस करने का प्रयास कीजिएगा। जब कोई भाषा के इस बहते हुए संगीत को सुनने और महसूस करने लगता है तो व्याकरण के ये सारे नियम खुद ब खुद दिमाग में अपनी जगह बना लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। शुरुआत में जो शब्द धुंधले और भ्रमित करने वाले लग रहे थे, सामान्य रूप और विभक्ति का लेंस लगाते ही उनका ढांचा बिल्कुल स्पष्ट, तार्किक और किसी वैज्ञानिक फॉर्मूले की तरह खूबसूरत दिखने लगता